हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्राचीन या सॉरी मध्य भारत, और मध्य भारत के अंतर्गत हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ना है उसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ पे बता दूं। जैसे कि कल परसों जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर चला था गुलाम वंश, और गुलाम वंश के अंतर्गत मैंने आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश पूरी डिटेल रूप से आपको क्लियर करवा दी थी। उसके बाद जो आज का जो टॉपिक था हमारा तुगलक वंश, और तुगलक वंश का सेकंड चैप्टर क्लियर करना था, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कल वाले वीडियो में क्लियर करा दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको बरोबर समझ में आए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम तुगलक वंश की, और तुगलक वंश की मेन जो मुख्य पॉइंट है उसी के बारे में बात करेंगे, और जो हमारे एग्जाम से रिलेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि कल मैंने आपको बताया तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक पहले उनके पिताजी थे, पिताजी उन्हीं के बाद उनके बेटे यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठते हैं, और गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने जो जो कार्य किए थे उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको वर्णित रूप से बता दिया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे 1325 में जब वो गद्दी पर बैठता है, तो 1325 के बाद 1351 तक जब वो गद्दी पर बैठता है तो उनके कार्य क्या क्या रहते हैं मैंने आपको बताया थे। बहुत सारे उसने टैक्स भी लगाए थे, और एक पूरे वंश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यानी कि सबसे शिक्षित व्यक्ति और सबसे शिक्षित शासक भी मोहम्मद तुगलक को ही माना जाता था। लेकिन उसके कुछ कार्य क्या रहे, यहाँ पे अंधविश्वास टाइप के रहे, कुछ कार्य उसके खास नहीं रहे, जिसके कारण से 1351 में उनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और जैसी उनकी हत्या होती है, उनके चाचा का बेटा जिसका नाम होता है फिरोज खां, मोहम्मद फिरोज खां गद्दी पर बैठता है, और 1351 से 1388 के बीच में लगभग वो क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, और उसके कार्य भी अच्छे रहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो मोहम्मद तुगलक होता था, तो मोहम्मद तुगलक का जो कार्य होता था इसमें बहुत ज्यादा इसमें श्रेष्ठता नहीं माना गया है। ये जो भी कार्य करते थे ठीक अपोजिट करते थे। अपोजिट कहने का मतलब ये है कि कुछ कार्य इन्होंने अच्छे किए तो कुछ कार्य इन्होंने क्या किए, गलत किए। जैसे मैं तुगलक की बात बताऊं मैं आपको, तो तुगलक क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम की जो भी त्योहारें होते थे उनमें समान रूप से भाग लेते थे। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जो हिंदुओं के त्योहार में भी क्या किया था, मतलब क्या होता था, शामिल रहता था। तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जब हिंदू के त्योहारों में भाग लेता था तो उनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो त्योहार माना जाता था वो कौन सा माना जाता था, होली। और होली में वो कंटिन्यू वो क्या करते थे, भाग लेते थे, और वो समान रूप से हिंदू और मुस्लिमों के त्योहारों में क्या करते थे, समान रूप से भाग लेते थे। दोस्तों, ये तो एक उनकी बहुत अच्छी खासियत थी। लेकिन इनके जो कर थे यानी कि जो टैक्स थे वो अन्य रूप से अलग अलग रूप से लिए जाते थे। दोस्तों, कभी गढ़ी कर होता था या चराई कर होता था, कभी किसमें इस टाइप से कर वो लगाए रहते थे। लेकिन उनके करों से जो उनकी जो जनता होती थी वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते थे। दोस्तों, उन्हीं के कार्यकाल में अरब देश का जो सबसे बड़ा लेखक था इब्न बतूता, वो उन्हीं के कार्यकाल में आया हुआ था। दोस्तों, और उन्हीं के कार्यकाल में आया, और उन्होंने वहां पे उनकी जो भी मतलब उनकी जो पुस्तकें होती थी और उनकी जो उनकी आत्मकथा होती थी और उनकी जो लेखन होते थे वो सारे कौन लिखता था वहां पे, इब्न बतूता। इब्न बतूता उस समय 26,000 किलोमीटर पार करके वो भारत आया होता है, और उन्हीं के दरबार में वो क्या हो जाता है, शरण लेकर वहां पे बैठ जाता है, और उसको उस दरबार का सबसे बड़ा लेखक भी माना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया था कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे फिरोज खां की, मोहम्मद बिन फिरोज खां, तो उन्होंने भी अच्छे कार्य किए हुए। लगभग ये मान के चलेगा आप लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से अगर मैं लेके चलूं तो मोहम्मद फिरोज शाह का काम बहुत बेटर रहा हुआ है। उनका जो कार्य रहता था टैक्स लगाने का, जो उनका जो नजरिया था या उनका जो मतलब जो टाइमिंग रहता था वो अलग अलग रूप से रहता था। दोस्तों, और यहां तक कि जो विधवा महिलाएं होती थी और जो बच्चे होते थे उनके लिए भी उन्होंने एक अलग सा क्या किया था, वहां पे समाधान किया था, मतलब कुछ योजनाएं बनाई थी जिसके रीजन से उनको वहां पे अच्छी तरह से मतलब उनको शिक्षा दिया जाता था, और जो बेसहारा है उनको सहारा दिया जाता था। तो इस टाइप की जो भी रीजन में रहते थे वो किसके रीजन में रहते थे, मोहम्मद फिरोज शाह के बीच में।
और मोहम्मद शाह की हत्या हो जाती है 1388 में। और 1388 के बाद लास्ट जो तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था सिद्दुद्दीन, और वो क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। और वह गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद 1300 से लेकर 1414 तक वह गद्दी पर बैठता है। 1388 से लेकर 1414 तक, और 1414 के बाद उसकी भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और यहां से हमारा क्या हो जाता है, यहां से खिलजी खा यानी कि खिलजी वंश क्या हो जाता है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो खिलजी वंश जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि खिलजी वंश की शुरुआत कैसी हुई थी और खिलजी वंश कैसे चला, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हुए लेके चलूंगा। और कल का जो हमारा वीडियोस रहेगा वो खिलजी वंश रहेगा। 1414 से 1451 के बीच में क्या क्या हुआ था उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारियां क्लियर रूप से देते हुए चलूंगा। तो हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।